वेलकम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताने जा रहा हूं, जो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पिक्चर मैं लेके आया हूं और बगल में ये मैं मैक्सवेल करेक्शन आपको जस्ट सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्सवेल की वो 4 इक्वेशन, जैसे न्यूटन की 3 इक्वेशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, पूरी की पूरी मैकेनिक्स को गवर्न करती हैं, वैसे ही फेराडे की, इसकी मैक्सवेल की ये चारों इक्वेशन पूरे पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को गवर्न करती है। ठीक है, और यहां से पता चलता है कि मैग्नेटिज्म इज द कॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की जा सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जा सकती है। कैसे, वही इस चैप्टर में हमें देखना है। तो इन्होंने कौन कौन से 4 लॉज जो उठाए, वो लॉज थे। सबसे पहला लॉ है बेसिक लॉ, गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड के पता है कि किसी भी गॉसियन सरफेस से अंदर अगर उसके कोई क्लोज चार्ज रखा हो तो उससे पास होने वाला फ्लक्स चार्ज एप्सिलॉन नॉट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबने ये पढ़ा है, ये लॉ उसने रखा पहला लॉ। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से हमेशा जीरो होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब भी आप किसी मैग्नेट से पास होने वाला, ठीक है ना, ये जैसे मान लो मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, और आप इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी टर्मिनेट नहीं होती, वो हमेशा नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल पे आकर वापस नॉर्थ पोल पे लौट के आती है। कितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो एक क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी गॉसियन सरफेस लगाते हो, ये गॉसियन सरफेस आपने मैग्नेटिक फ्लक्स में लगा रखी है, तो इस गॉसियन सरफेस से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर आ रही हैं उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है। फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइन एंटरिंग एंड नंबर ऑफ फील्ड लाइन गोइंग आउटसाइड। ठीक है, लाइन का अंदर आना एंटरिंग फ्लक्स है, लाइन का बाहर जाना। हाँ, अगर ऐसा हो, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता था कि चार्ज जब हम रखते थे तो लाइनें उस गॉसियन सरफेस से या तो सिर्फ बाहर जा रही होती थी, और नेगेटिव चार्ज है तो सिर्फ अंदर आ रही होती थी। ऐसा नहीं है कि वो लौट के वापस आती थी, तो फ्लक्स होता था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे फ्लक्स होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन खत्म नहीं होती है, वो वापस लौट के आती ही आती है। अगर आप पूरा का पूरे इसको भी गवर्न करके रख दोगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड कहीं से बाहर निकलेगी, कहीं से लौट के आएंगी। तो इसका मतलब है कि किसी भी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से, इस सिंबल का मतलब होता है क्लोज्ड गॉसियन, क्लोज्ड सरफेस, ये जो चीज लिखी है ना, इसका मतलब होता है क्लोज्ड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड गॉसियन। फिर फैराडे लॉ सबको पता है। फैराडे लॉ में अपन ने क्या क्या चीज देखी थी कि कभी भी फैराडे लॉ में हमने देखा था कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो चेंज होती है, देखो ये सब चीज आप पढ़ चुके हो तो मुझे ज्यादा इसमें काम करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आपको पता है कि फैराडे लॉ क्या है। एक बार मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको यहाँ बता देता हूँ कि फैराडे लॉ में क्या हुआ था। उसने कहा था कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी सर्कुलर जोन में है, ऐसे रेडियल है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और ये लगातार चेंज होती जा रही है, अगर ये फील्ड लगातार बढ़ती जा रही है तो एक रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ऐसे हो जाती है। क्यों? इसका सबूत कैसे मिला था कि यहाँ पे एक करंट कैरिंग लूप रखा था और उसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगे थे, तो सारा का सारा शक इलेक्ट्रिक फील्ड पे गया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट पे थे, और रेस्ट पे चीजों को चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड तो चलाती नहीं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ये सारे तीनों नियम तो वही नियम है, इस पर मैं ज्यादा डिटेल नहीं जानना चाहूंगा। सो क्या लिखा मैंने कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेसिकली क्या क्रिएट कर रहे हैं? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। हमको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज है ये हम पिछले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ के आए हैं, तो तीनों लॉ हमने पढ़ रखे हैं। अब मेन बात आती है चौथे लॉ, चौथा नियम जो है, जो एम्पियर्स का लॉ है, उसके मुताबिक क्या है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ, अब मैं आपको फिगर से, जैसे मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, इसके चारों तरफ मैं कोई क्लोज्ड पाथ बनाता हूं, और इंटीग्रेट करने के लिए वो पाथ का डायरेक्शन चुनता हूं एंटी क्लॉकवाइज। हमें पता है कि इस मैग्नेटिक
इस सर्किल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्लॉकवाइज होंगी, सॉरी ये देखिए ना, क्लॉक फील्ड लाइन होती है ना, ये क्लॉक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो अगर हम इस पर लेंथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करें, ये सब चीजें आई होप कि आपने एम्पियर्स लॉ में डिटेल में पढ़ी होंगी, लेंथ के साथ इंटीग्रेट करें तो म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज आता है। ये भी कुछ कुछ गॉस लॉ से मिलता जुलता नियम है। तो मैक्सवेल ने कलेक्ट की ये चारों इक्वेशन एंड कॉल देम मैक्सवेल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। बट उसने ये बताया कि जो फोर्थ इक्वेशन है वो इनकम्प्लीट है, इसमें कुछ बातें हैं जो अभी और होनी चाहिए, किसी जगह पर ये पूरी तरीके से फिट नहीं बैठ रही हैं। गलत नहीं है, इट इज नॉट रॉन्ग, सम करेक्शन और मॉडिफिकेशन इज टू बी अप्लाइड। तो उसका जो डाउट था वो ये था कि भाई जैसे मान लो आपने आरसी सर्किट में पढ़ा था कि कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा होता है तो करंट ग्रो कर रहा होता है, उस समय ग्रोथ ऑफ करंट होती है, चार्ज ग्रो कर रहा होता है, चार्ज बढ़ रहा होता है, उस समय कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही होती है। ये फिगर मैं अलग से लेके भी आया हूं आपके सामने, ये देखिए ये वाला, ये कैपेसिटर की दो सर्कुलर प्लेट बनाई है और यहां से करंट एंटर कर रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है। तो उसने ये कहा कि मेरा ये डाउट है कि साहब आप कहते हो बायो सेवर्ट लॉ से किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर ये है, इसके अगर हम आर डिस्टेंस पर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्ड करें ऐसे सर्किल एम्पियर लूप बना के बी डॉट डीएल, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आती है म्यू नॉट आई अपॉन इनफाइनाइट वायर की तरह अगर हम इसको ट्रीट करें तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आती है, ठीक है। बात ठीक है आपकी, लेकिन जब हम इस कैपेसिटर के अंदर जाते हैं जहां पर तो कोई करंट नहीं है, बाहर वाले करंट को उसने कंडक्शन करंट नाम दिया, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो अंदर तो कोई करंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब अंदर करंट है ही नहीं, करंट यहां से यहां तक तो डिसकंटिन्यूअस है, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में तो कोई करंट नहीं है, वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि चेंज हो रही है, और तब भी वहां भी वही मैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्ड की गई जो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्ड की गई, वही इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्ड की गई। ऐसा कैसे संभव है विदाउट करंट? क्योंकि अगर आप एम्पियर लूप लगाते हो, अगर इसमें ये सर्कल जो बनाया है इसको एम्पियर लूप बना लेते हो तो बी डॉट डीएल आ तो रहा है, बट म्यू नॉट आई नहीं है, बी है, उसका डॉट प्रोडक्ट भी आ रहा है पूरे पाथ पर, बी डॉट डीएल पॉजिटिव है, बट म्यू नॉट आई नहीं है, तो ऐसा कैसे संभव है? तो दूसरी बात, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग करंट हमेशा कहीं पर आता है, इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, चाहे वो कितने भी करंट में डिवाइड हो जाए, इनकमिंग और आउटगोइंग करंट बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कैपेसिटर के केस में देखा जाए तो करंट केवल अंदर आ रहा है, जा कहां रहा है? क्योंकि एक प्लेट से अंदर घुस तो रहा है लेकिन उसके बाद फिर गायब हो जाता है, अचानक दूसरी प्लेट से फिर अपीयर हो जाता है। जो बीच में जो करंट डिसकंटिन्यूअस हुआ, ये किरचॉफ लॉ को समर्थन नहीं देता। किरचॉफ लॉ ने कहा था करंट कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, एक वायर से आएगा तो जितने भी तारों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट या अपने अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक मेरा ये डाउट है। तो ये कह के उसने सॉल्यूशन जो इसका दिया गया वो क्या दिया गया कि भाई अंदर कुछ और दूसरी प्रोसेस के थ्रू वो कंडक्शन करंट जा रहा है, करंट तो यहां तक तो है लेकिन ये गायब नहीं हुआ है, थोड़ी देर के लिए इसने अपने आप को बदल लिया है। जैसे आप स्लाइड में देखेंगे कि मैंने वो चीज निकल के दिखाई है, ठीक है। यहां तो देखो इस पॉइंट पे तो ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है आर डिस्टेंस पर ये है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बायो सेवर्ट लॉ के मुताबिक बाहर तो ठीक है, इसको उसने कंडक्शन करंट नाम दिया जो तारों में बह रहा है। कंडक्शन माने जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के थ्रू बह रहा है, जो नॉर्मल करंट है उसको कंडक्शन करंट नाम दिया। अब उतनी ही हाइट पर उसने अंदर एक पॉइंट लिया आर रेडियस पे, सी पॉइंट, इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब उसने एक्सपेरिमेंट से रिकॉर्ड की तो वही आई जो कि बाहर आर रेडियस पे आ रही थी। यही उसको शक था कि अंदर तो कंडक्शन करंट है नहीं है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ रही है, ठीक है। सो उसका एक्सप्लेनेशन उसने ऐसे दिया, उसने कहा कि जैसे चेंज इन बी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे लॉ में पढ़ा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय चेंज इन बी, उसी तरीके से ये संभव है कि अंदर कैपेसिटर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है
उसने उस मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया हो। वहां पे कंडक्शन करंट नहीं है, बट वहां कुछ तो है जो हो रहा है, कुछ चल रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरी होना चल रहा है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डीई बाई डी टी ने यहां पर डीबी बाई डी टी क्रिएट नॉन कंजर्वेटिव ई, यहां पे डीई बाई डी टी क्रिएट बी, उल्टा ई, बी के चेंज होने से ई क्रिएट हो रहा है, ई के चेंज होने से हो सकता है कि बी क्रिएट हो रहा है। तो ये जो बी क्रिएट हो रहा है वो कंडक्शन करंट की वजह से नहीं है, दूसरे प्रभाव की वजह से है, जो कि कह सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ इज नॉट वैलिड एट जंक्शन पॉइंट। यहाँ पे ये बात मैं आपको बता चुका हूं, इनकमिंग करंट तो है बट आउटगोइंग करंट नहीं है, देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी इन द करंट बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो अब उसने इस चीज को ऐसे समझाया, ये देखो उसने कहा कि जब भी दो कैपेसिटर, कभी आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं तो उस समय, सॉरी, एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, चार्ज क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी को हम रख देंगे ए एप्सिलॉन नॉट, ए है एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, ये सब बातें तो हमें पता ही है। अगर मैं v बाई डी, ए एप्सिलॉन बाई डी का v बाई डी यहां रख दूं तो क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी है। इसका मतलब कैपेसिटर में जब चार्ज ग्रो कर रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी सामने ग्रो कर रही है। अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें तो ये करंट आ जाता है, ये चार्ज के फैने की वजह से करंट हो गया, इसको कंडक्शन करंट नाम दिया। और अंदर ये जो करंट आया ये भी तो करंट ही है, ए एप्सिलॉन नॉट डीई बाई डी टी, इसको उसने कहा ये है एक और करंट जो दिखाई नहीं दे रहा है, इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू बह रहा है कैपेसिटर की प्लेट के बीच में। मतलब यहां तक जो करंट आया है वो आईसी है, इसके बाद जो ये करंट है ये अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी नाम दिया उसने। इसको ऐसे दिखाया उसने जैसे फ्लूइड में होता है ना, एक छोटे पाइप से करंट आ गया, अचानक पानी आके बड़े पाइप में जाता है, फिर छोटे पाइप में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक ऐसे ही हो रहा है, एक छोटे तार से कंडक्शन करंट आता है, फिर इतनी बड़ी प्लेट में डिस्प्लेसमेंट करंट बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वापस कंडक्शन करंट बन जाता है। गायब नहीं हुआ है, रूप बदल लिया है, थोड़ी देर के लिए उसने अपना परिवर्तन कर लिया है, बस इतना हुआ है। और इसको नाम उसने क्या क्या कह दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि डीई बाई डी टी है। और यही डीई बाई डी टी अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो दिख रही है उतनी ही जो बराबर बाहर बायो-सेवर्ट लॉ से आ रही थी, वही मैग्नेटिक फील्ड ये डीई बाई डी टी की वजह से क्रिएट हो रही है। तो अब ये प्रूफ हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट ई, सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन क्रिएट बी। जरा देखिए, ये देखो, डी क्यू बाई डी टी करंट ड्यू टू नॉर्मल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डिस्प्लेसमेंट करंट इट इज ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि अगर आप केवल डिस्करेंट कंडक्शन वाला ही रखोगे तो जब कैपेसिटर के अंदर आप एम्पियर लॉ लगाओगे तो वहां तो कंडक्शन करंट नहीं है, तो वहां बी डॉट डीएल के हिसाब से तो बी डॉट डीएल जीरो आना चाहिए, कंडक्शन नो करंट तो नो बी डॉट डीएल, जबकि वहां तो बी है, बी होने के बावजूद भी अंदर बी डॉट डीएल कैसे जीरो हो सकता है। तो अंदर वो करंट को रिप्लेस कर दिया उसने आईडी से। तो उसने कहा कि एम्पियर्स लॉ दो फॉर्म में लिखेंगे हम, म्यू नॉट इंटू आईसी प्लस आईडी। आईसी और आईडी दोनों एक साथ नहीं हो सकते, जैसे बाहर आईसी है आईडी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट करंट अंदर है आईसी नहीं है। अंदर जब जाओगे तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन वो सारे जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर हो रहे हैं। तो इनसाइड द कैपेसिटर बी इज ड्यू टू आईडी, आउटसाइड द कैपेसिटर बी इज ड्यू टू आईसी। कितनी सही बात लिखी हुई है, ठीक है। कैपेसिटर के अंदर करंट क्रिएट करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज है, कैपेसिटर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो नॉर्मल बायो-सेवर्ट लॉ के थ्रू हो रही है, ठीक है। ये बात उसने बोली। अभी देखते हैं और क्या बात हुई। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना कि वो जो इनसाइड मैग्नेटिक बी डॉट डीएल म्यू नॉट ए एप्सिलॉन नॉट डीई बाई डीटी और ई डॉट डीएल ए डीवी बाई डीटी, ये तो अपन फैराडे लॉ में पढ़ ही चुके हैं, ठीक है ना, इसको अपन ने फैराडे लॉ में पढ़ा ही था। अब देखते हैं कि वो फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर लेस देन आर। वो जो आर लेस देन आर पे मैग्नेटिक फील्ड आई है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो वो हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं कि अगर हमें पता चल जाए
देखिए ये देखिए, ये यहाँ पे आ गए थे ना। अब हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इस वाले, अगर आपको 3D वाला व्यू देखना है तो वो दिखा सकता हूँ मैं। ये देखो, ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका 3D वाला व्यू। इसमें व्हाइट पेन से लिखूंगा मैं। ये देखो, ये आप देख रहे हैं ना। अब इस वाले पार्ट पर इनसाइड द सर्किट हम इंटीग्रेट करेंगे। क्या था उसका नियम, बी डॉट डी एल म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी। इसको हम नाम दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, आई सी प्लस आई डी। ठीक है, सो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ए, अगर हम इसको यहाँ पे लिखें, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कितने उससे एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है। अगर आप देखें तो सिर्फ इतने एरिया, क्योंकि जितना लूप लिया उतने एरिया से पास होने वाला फ्लक्स लेना है। यहाँ पे आ गया बी पाई आर स्क्वायर, ये हो गया बी इंटू 2 पाई आर। यहाँ पे ये डी ई बाई डी टी तो रखा ही है। ठीक है, ये पाई से ये पाई कैंसिल, आर से ये आर कैंसिल, तो ये आ जाता है बी अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आर बाई 2 टी ई बाई डी टी। और अगर आप याद करो तो फेराडे के नियम से ई क्या आता था, शायद ये आता था कुछ आर बाई 2 डी बी बाई डी टी आता था, कुछ ऐसा ही ये आता था। ये देखो यहाँ पे भी वो बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन आ रहा है, आर बाई 2 डी ई बाई डी टी, ये आर बाई 2 डी बी बाई डी टी। ये फेराडे नियम में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकाला करते थे। कितनी सिमेट्री है फिजिक्स में। एक कह रहा है बी का चेंज होना ई को पैदा करता है, एक कह रहा है ई का चेंज होना बी को पैदा करता है। हाउ मच सिमिलर दिस सब्जेक्ट। ठीक है, सिमिलरिटी है इसमें। ठीक है, तो यही मैंने शायद यहाँ पे प्रूफ किया है। ये देखिए, ये देखिए बी इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डी बाई डी टी इनसाइड। कैपिटल आर पर क्या हो जाएगा, जब बिल्कुल कैपेसिटर की प्लेट के बराबर का लूप बना देंगे तो बी इंटू 2 पाई आर हो गया, उसका पूरा सरकमफ्रेंस। यूनिट ऑफ एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। या आर के इक्वल टू आर भी आप रख सकते हो और मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हम लूप लेंगे आर ग्रेटर देन आर। आर ग्रेटर देन आर वाला मैं फिर यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये फिगर इसमें ज्यादा क्लियर है। ये देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ आर ग्रेटर देन आर। ये देखो, ये वाला लूप, ये बड़ा वाला जो लाइन जा रही है, ठीक है, ये इस लूप के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के। ठीक है, वो ऐसे 3D में थोड़ी तिरछी बनानी पड़ेगी, कोई ऐसे सर्किल तो बना नहीं सकते। ये देखो इस तरीके से ये बनी हुई, ये पूरी जो आउटलाइन है, दिस इज, इसको बोल रहा हूं मैं। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आप क्या लिखोगे, बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ए। लेकिन अब फ्लक्स केवल आर स्क्वायर में से पास हो रहा है, फ्लक्स तो केवल इतने एरिया में से पास माना जाएगा, ये वाला एरिया, बस यहीं से जो फ्लक्स पास हो रहा है इन सर्किल के इस हिस्से में से। ठीक है, सो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर के बाद ये बन गया तुम्हारा डी ई बाई डी टी। चाहे तो आप इसका साइड व्यू भी बना सकते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट तो बस यहीं तक है। ठीक है, और ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और फ्लक्स केवल इतने ही जोन में है। तो बी डॉट डी एल म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर डी ई बाई डी टी। यहां से पाई कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट। बस ये दो फार्मूले आते हैं आपके मेंस में, डी ई बाई डी टी। ठीक है, तो सो आर इज इक्वल टू आर भी रख दोगे तो भी आर बाई 2 डी ई बाई डी टी आ जाएगा। तो बाहर से और अंदर से आपका ये सारा नियम सेटिस्फाइड हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है। और तो समझ गए बेसिकली क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ये देखो, ये वही नियम आ गया निकल के,
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर बाई 2। ठीक है, अब कह रहा है एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और जब वो चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस रेट से चेंज हो रही है, वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 10⁻12 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये फील्ड के रेट होने का, तो वो कह रहा है क्या आर इक्वल टू आर पे फील्ड है, तो वही फॉर्मूला याद रखेंगे, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आर बाई 2 डी बाई डी टी। म्यू नॉट की वैल्यू सबको पता है 4 × 10⁻⁷, एप्सिलॉन नॉट 8.86 10⁻12। आर इस आर इसका शायद 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है शुरू में, तो आर बाई 2 हो गया 5 सेंटीमीटर और डी बाई डी को 10⁻12 रखा, तो 280 नैनो टेस्ला आ रही है। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे पेपर में। हाउ कैन यू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट करंट, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट करंट कैलकुलेट करना, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट डीई बाई डी। तो कितना एरिया है, पाई, आर है कैपेसिटर की प्लेट का एरिया हो गया 5 × 10 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट 8.86 है, डी बाई डी 10⁻12 है, ये आ गया 70 मिली एम्पियर। और कंडक्शन करंट अगर निकलवाए तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर हो। तो या तो आप कंडक्शन करंट निकाल लो या डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल लो, एक ही बात है, कोई दूसरी चीज नहीं, क्योंकि वो सब बराबर ही है। अंदर 70 मिली एम्पियर बह रहा है, देखो ये मैंने फिगर भी बताया, बाहर 70 मिली एम्पियर ही बह रहा है, अंदर वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप पूरी चीज का कंक्लूजन समझ गए क्या हो रहा है, यहाँ ये प्लेट है, यहां तक कंडक्शन करंट आ रहा है, कंडक्शन करंट यहाँ के बाद फिर ये प्लेट है, बीच में कंडक्शन करंट डिसअपियर हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से यहाँ पर इस जोन में जो मैं, अगर मान लो मेरे दोनों हाथों को आप कैपेसिटर की 2 प्लेट मान लो, तो इन दोनों प्लेट के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही, वो उसका कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे किरचॉफ लॉ भी सेटिस्फाइड हो गया, एम्पियर्स लॉ भी करेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखो बाहर इसने मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाई है इसी बायो सेवर्ट लॉ से, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर से, म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷, आई है 70 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 पाई, आर है रेडियस 5 इंटू 10⁻²। उतनी ही हाइट पर कैपेसिटर के अंदर भी उतनी हाइट पर रेडियस से, यहाँ भी उतनी ही हाइट पर मैग्नेट, तो वो भी 280 नैनो टेस्ला आ रही है। तो इससे प्रूफ हो गया कि वही कंडक्शन करंट अंदर जाके बन जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि अगर आप एम्पियर लॉ के पुराने फॉर्मेट से इसको लगाओगे तो बाहर तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, लेकिन अंदर कैपेसिटर की प्लेट के अंदर ए नॉट एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई डी टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, अंदर कहाँ है करंट। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, और व्हेन जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, जिस समय कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो डी बाई डी टी जीरो हो जाएगा, सो आई डी भी जीरो हो जाएगा। ऑब्वियसली जब कैपेसिटर पूरी चार्ज हो जाएगा तो करंट को ब्लॉक कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड सब जगह जीरो हो जाएगी। तो इस फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पूरा का पूरा एम्पियर्स लॉ करेक्शन, एक तरीके से जो मैक्सवेल ने सजेस्ट करके 4 इक्वेशन मैक्सवेल ने दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, जिसको हम फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं, ये चारों इक्वेशन के बारे में बताया। सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जुड़ी हुई उसकी प्रॉपर्टीज, उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रेशर क्रिएट करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है, कुछ बेसिक सवाल आएंगे और थर्ड पार्ट में हम इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये मेरा प्रयास ठीक लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किस तरीके से एम्पियर्स लॉ को करेक्ट करता है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।